मित्रों, क्या आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो इन नंबर्स पर आप तुरंत कॉल करें और पता करें कि एस्ट्रो पाठशाला में कौन सा कोर्स इस समय चल रहा है और कौन सा आने वाला। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोगों ने किया था मरणासन्न ग्रह, और उस ग्रह को कौन ग्रह निकाल सकता है ना? किस भाव में कौन सा ग्रह मरणासन्न होता है, कौन सा प्लैनेट उसको निकाल सकता है। तो इसका सिंपल सा सूत्र है, उस हाउस का जो भी कारक ग्रह है, मेन कारक ग्रह है, वो उस प्लैनेट को अगर अच्छी स्थिति में होता है तो मरणासन अवस्था से निकाल सकता है। प्लस उपाय के तौर पर हम लोगों ने बात की थी 12 ज्योतिर्लिंग की। ये इसका सबसे अच्छा उपाय माना जाता है। हर ज्योतिर्लिंग एक राशि से जुड़ा हुआ है, हर ज्योतिर्लिंग एक राशि से जुड़ा हुआ है, और जो ग्रह मरणासन्न है वो ग्रह जिस राशि में उच्च के होते हैं, उस राशि से जुड़े ज्योतिर्लिंग की पूजा उपासना, वहां जाकर रुद्राभिषेक करना, उस ग्रह को निकालने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने मरणासन्न ग्रह की बात की थी, और उसके पहले हम लोग कारकों की बात कर रहे थे। उसके पहले हम लोगों ने हर भाव के कारक की बात की थी, प्राइमरी कारक की बात की थी, सेकेंडरी कारक की बात की थी, और उसके पहले हम लोगों ने भाव, भावेश और कारक ओवरऑल की बात की। ठीक है, तो भाव, भावेश, कारक ओवरऑल की हम लोगों ने बात की। उसके बाद हम लोगों ने कारक की बात की, और जब कारक की बात की तो साथ में, चूंकि कारक भी एक प्लैनेट है, किसी भाव का स्वामी वो भी एक प्लैनेट है। ठीक है, तो हम लोगों ने साथ में मरणासन्न ग्रह की भी बात की। तो ग्रह के कुछ क्वालिफिकेशंस, कुछ स्पेसिफिकेशंस हम लोगों ने वहां पढ़े थे बेसिक क्लास में, जिसकी आगे धीरे धीरे उसको इम्प्लाई किया जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, कुछ नई चीजें, जैसे मरणासन्न ग्रह हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, जैसे दिग्बली ग्रह नहीं पढ़ा था। ग्रह दिग्बली क्यों होता है और कैसे होता है, जब दिग्बली होता है तो वो करता क्या है। ठीक है, तो ये सब चीज धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले भाव, भावेश और कारक, इसको और ज्यादा समझने की जरूरत है। तो कारक पे हम लोगों ने लंबी चर्चा की कि कौन सा कारक का मतलब क्या है। कारक का मतलब क्या है हम लोगों ने ये जाना, नंबर 1। नंबर 2, कि किस भाव का कौन सा कारक है, कौन सा प्राइमरी कारक है और कौन सा सेकेंडरी कारक है। प्राइमरी कारक जब है तो वो उस भाव की क्या करता है, उस भाव के लिए क्या करता है, और सेकेंडरी कारक जो है वो उस भाव में किन किन चीजों को देने का, या उस भाव से संबंधित कौन कौन से काम करने का वादा करता है उस कुंडली में या उस हॉरोस्कोप में। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि कोई भी भाव अच्छा कैसे है, इसका कुछ बेसिक नियम हम लोग देखेंगे। कोई भी भाव अच्छा कैसे है, कोई भी प्लैनेट अच्छा कैसे है। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि भाई प्लैनेट अच्छा होगा तो ये करेगा, अच्छा नहीं होगा तो ये नहीं करेगा। कोई भी भाव अच्छा होगा तो अच्छे से फलीभूत होगा, अच्छा नहीं होगा तो वो फिर क्या होगा, उससे जो मिलने वाली चीजें हैं वो सही तरीके से नहीं मिलेंगी। तीन ही चीजों से हम लोगों को मिल रहा है कोई भी चीज, कोई भी सामान: वस्तु, स्थिति और मनोदशा। वस्तु, स्थिति और मनोदशा, तीन ही चीजों से मिल रही है, भाव से, भावेश से और कारक से। अब भावेश और कारक दोनों ही प्लैनेट हैं, भावेश और कारक दोनों ही प्लैनेट हैं, लेकिन दोनों में अंतर यह हुआ कि जैसे अगर मेष लगन की कुंडली है तो भावेश वहां पर हो गए मंगल, भावेश वहां मंगल हो गया, लेकिन कारक हमेशा स्थिर रहेगा।
कारक सूर्य है, तो अब मेष लगन की कुंडली हो उसमें भी फर्स्ट हाउस का कारक सूर्य है, तुला लगन की कुंडली हो उसमें भी फर्स्ट हाउस का कारक सूर्य है, मीन लगन की कुंडली हो उसमें भी फर्स्ट हाउस का कारक सूर्य है। लेकिन जैसे ही ये लगन बदलेगा भावेश बदल जाएगा। ठीक है, ये क्लैरिटी है हम लोगों को। तो अब हम लोग देखते हैं, पीपीटी से समझना आसान होता है, तो मैं एक पीपीटी शेयर करता हूं आप लोगों को। शेयर, ये स्क्रीन शेयर हो रहा है। ठीक है, तो भाव को कैसे समझें। अब इसमें थोड़ा सा ये ऊपर आ गया है इस लाइन के, तो उसको नजरअंदाज किया जाए। मैं पहली बार थोड़ा सा ये काम कर रहा हूँ पीपीटी बनाने का, और कंप्यूटर में थोड़ा सा कमजोर हूँ। उर्मी मैम भी आ गई हैं, उर्मी जी को प्रणाम। नमस्कार सर। कैसी हैं उर्मी जी? बहुत बढ़िया। नमस्ते मैम। नमस्ते। ओह दैट्स यू पूजा। सो सॉरी, आई एम लॉग्ड इन फ्रॉम माय मोबाइल। जी मैम, इट्स ओके मैम। तो अब सब लोग म्यूट कर लेंगे हम लोग और आराम से सुनेंगे, हैंड रेस करेंगे और फिर सवाल पूछेंगे। भाव को कैसे समझें, ये पहला पेज है कि शुभ भाव कौन सा है और अशुभ भाव कौन सा है। शुभ और अशुभ का मतलब हुआ कि जो हमको ज्यादा चीजें देने में सक्षम है, वो भाव जिन जिन चीजों को बता रहा है, वो भाव जिन जिन चीजों को बता रहा है, जिन जिन चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस भाव के कारक जो भी हैं, उस भाव के कारकत्व, कारक नहीं कारकत्व जो भी हैं, मतलब जिन जिन चीजों को वो देने का प्रॉमिस करता है, उसमें से कितनी चीजों को कितने अच्छे तरीके से दे पाएगा। अगर वो अच्छे तरीके से दे पा रहा है तो इसका मतलब ये भाव शुभ है। अच्छे तरीके से अगर नहीं दे पा रहा है तो इसका मतलब कि ये भाव अशुभ है उस पर्टिकुलर चीज के लिए। ठीक है, तो कोई भी भाव शुभ कब होता है? कोई भी भाव शुभ तब होता है जब उसमें शुभ ग्रह बैठे हों। नंबर 1, कोई शुभ ग्रह बैठे हों। शुभ ग्रह कौन कौन है हम लोगों को पता है, गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा, ये चारों शुभ ग्रह हैं। सूर्य क्रूर ग्रह है, कई जगह वो शुभता का रोल प्ले करता है और कई जगह उसको अशुभ नहीं माना गया, उसको क्रूर माना गया है। ठीक है, इस पे काफी चर्चा हो चुकी है। तो शुभ ग्रह बैठे हो तो वो भाव शुभ होता है। शुभ भावेश से युक्त हो, मतलब अगर हम फर्स्ट हाउस की बात करें, फर्स्ट हाउस लगन कुंडली का सबसे शुभ भाव होता है। 8th हाउस या दुख स्थान जो है 6, 8, 12, इनको अशुभ भाव माना जाता है। तो इनके लॉर्ड जो होंगे, इनके स्वामी जो होंगे वो भी अशुभ माने जाएंगे। इनके स्वामी भी अशुभ माने जाएंगे क्योंकि इनको रोल जो मिला उस पर्टिकुलर कुंडली में, उस पर्टिकुलर लगन की कुंडली में, वो अशुभता को निभाने का रोल मिला। ठीक है, तो शुभ ग्रह से युक्त हो, शुभ भावेश से युक्त हो। अब जैसे पहला हाउस है या 5वां हाउस है, 5वां हाउस अगर 9वें भाव के लॉर्ड से युक्त हो गया तो 5वां हाउस शुभ भाव है, अच्छा भाव है, वो अच्छे भाव के लॉर्ड से युक्त हो गया, तो शुभ भावेश से युक्त हो गया। शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, इस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, शुभ कर्तरी में हो। शुभ कर्तरी, कर्तरी बोलते हैं कैंची को, मतलब दोनों तरफ। जैसे कोई भाव है तो उससे दूसरा भाव और उससे 12वां भाव, दोनों में अगर शुभ प्लैनेट हो तो इसको बोलते हैं शुभ कर्तरी। जैसे पंचम भाव से अगर एक भाव आगे, मतलब छठे भाव में अगर कोई शुभ प्लैनेट है और उससे पीछे, उससे 12वें भाव में, मतलब चौथे भाव में अगर कोई शुभ प्लैनेट है तो ये भाव शुभ कर्तरी योग में है।
शुभ कर्तरी का काम होता है कि उसको दोनों तरफ से घेरे हुए है, उसको दोनों तरफ से सपोर्ट दे रहा है, ठीक है। और स्वामी, उस भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में हो, भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में हो मतलब भाव अपने भावेश के माध्यम से ही काम करेगा। अब भाव तो बहुत अच्छा है, भाव तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसका भावेश जो है, भावेश मतलब उसका जो प्लैनेट है, उसका जो भावेश है वो पीड़ित स्थिति में आ गया। तो भावेश ही चूंकि वो फैक्टर है जो कि उसकी चीजों के लिए काम करता है, अपने भाव के लिए प्रयत्न करेगा। भाव तो मेरा घर हुआ, भाव मेरा घर हुआ, मैं उसका मालिक हुआ। तो मैं अगर अच्छे दिमाग का हूं तो मैं अपने घर को संभाल के रखूंगा। मेरे पास अगर पैसे है तो मैं अपने घर को सजा के रखूंगा। मेरे पास अगर पैसे नहीं है तो शायद मैं उतना डेकोरेट नहीं कर सकूं। मैं अगर बुरे विचारों का हूं तो अपने घर की फिक्र ज्यादा नहीं करूंगा। तो स्वामी अच्छी स्थिति में हो। अब ये प्लैनेट के लिए अच्छी स्थिति क्या है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। इसी तरह कोई भाव अशुभ कब है, जब अशुभ ग्रह या अशुभ भावेश से युक्त हो। जैसे फर्स्ट हाउस या फिफ्थ हाउस हम लोग ले लें, पंचम भाव में अगर अष्टम का मालिक या अष्टम का लॉर्ड आकर बैठ गया, पंचम भाव में अगर अष्टम का लॉर्ड आकर बैठ गया तो ये अशुभ भावेश से युक्त हो गया, या किसी अशुभ प्लैनेट से युक्त हो तो ये भाव को अशुभ बनाता है। अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो, पाप कर्तरी योग में हो, जैसे शुभ कर्तरी होता है कि किसी भाव के दोनों तरफ शुभ ग्रह हुए, वैसे ही पाप कर्तरी मतलब किसी भाव के दोनों तरफ पाप ग्रह हुए। जैसे लगन के दूसरे और 12वें में दो पाप ग्रह आकर बैठ गए, एक तरफ शनि हो गया, एक तरफ मंगल हो गया, या एक तरफ शनि हो गया, एक तरफ राहु हो गया। तो ये भाव लगन कहां चला गया, पाप कर्तरी में चला गया, ठीक है। इसी तरह इसका स्वामी बुरी स्थिति में हो तो भाव अशुभ है, मतलब शुभ में जो चीज है अशुभ में ठीक उसका उल्टा है, और कुछ नयापन उसमें नहीं है। तो भाव की स्थिति को, भाव को हम लोग कुल मिला के भाव की शुभता और अशुभता को इन्हीं कुछ कंडीशंस है, 4 5 6 कंडीशंस, जिससे कि देखते हैं। इसमें अष्टक वर्ग का भी प्रयोग होता है, जिसकी हम लोग चर्चा आगे करेंगे कि किस भाव में कितना अष्टक वर्ग बिंदु है। जिस भाव में जितना अष्टक वर्ग बिंदु होता है वो भाव उतना बली माना जाता है, वो भाव उतना बली होता है और अपने कारकत्वों को उतने अच्छे तरीके से देता है, ठीक है। तो ये भाव की शुभता और अशुभता को हम लोगों ने समझा। सर उस भाव में जो राशि होगी उसको भावेश कहेंगे या जो प्लेनेट होता है उसे भावेश कहेंगे? नहीं, जो राशि होगी उस राशि के स्वामी को भावेश कहते हैं। अच्छा, उस हाउस में जो राशि है उसके लॉर्ड को कहेंगे? उसके लॉर्ड को भावेश बोलते हैं। जो भावेश प्लैनेट आकर वहां बैठा वो किराएदार, आप उसको समझिए, अच्छा, ठीक है। वो किराएदार है। जो राशि है उसका जो मालिक है वही उस हाउस का मालिक है। यस सर, ठीक। जो प्लैनेट आया, जो प्लैनेट आकर बैठा, वो उस हाउस में किराएदार बनकर आया, यस सर, ठीक है। अब इसको एक स्टेप और हम लोग आगे बढ़ाते हैं। बली भाव किसको बोलेंगे? जो अपने स्वामी से युक्त है, मतलब कोई भाव में मैं अपने घर में बैठा हूं तो जाहिर सी बात है मैं अपने घर की रक्षा करूंगा। कोई दूसरा आदमी मेरे घर को उतनी अच्छी तरीके से नहीं देख सकता है, उसकी रखवाली उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर सकता है जितनी अच्छी तरीके से मैं करूंगा। तो भाव बली कब होगा? जब
वो अपने स्वामी से युक्त है। इसके बाद कब अच्छा होगा? अपने स्वामी से दृष्ट है। अगर मैं अपने घर में नहीं हूं लेकिन मैं सामने वाले घर में हूं, तो मैं वहां से भी देख सकता हूं कि मेरे घर में कौन अच्छा आदमी जा रहा है, कौन बुरा आदमी जा रहा है, मेरे घर में कहीं कोई तोड़फोड़ तो नहीं हो रही है। तो मैं अपने घर पर ध्यान रखूंगा। ये थ्योरी उन प्लैनेट के लिए भी आती है जिनको अशुभ माना गया है। मतलब अगर मकर राशि में किसी हाउस में मकर राशि पड़ रही है और वहां पर शनि बैठे हैं, तो वो भाव बली हो गया, वो अपने घर को अच्छा करके रखेगा। ठीक है? या अगर उसकी दृष्टि है तो वो अपने हाउस को अच्छा करके रखेगा। इसी तरह अगर कोई भाव योगाकारी ग्रह से युक्त हो, हर ग्रह हर लगन में क्या होता है कि हर प्लैनेट की एक भूमिका तय की गई होती है। हर लगन में हर प्लैनेट की भूमिका तय की गई होती है। जैसे शनि के लगन में शुक्र परम योगाकारी ग्रह होते हैं, क्योंकि वो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होते हैं। शनि के दोनों लगन में शुक्र योगाकारी होते हैं। वैसे ही शुक्र के दोनों लगन में शनि योगाकारी होते हैं। शनि नेचुरल मेलिफिक ग्रह है, नैसर्गिक रूप से पापी ग्रह है, लेकिन शुक्र के लगन में चूंकि उनको रोल मिला केंद्र और त्रिकोण का, तो वो परम योगाकारी ग्रह हो जाते हैं। इसी तरह कर्क और सिंह लगन में मंगल परम योगाकारी प्लैनेट होते हैं। कर्क और सिंह लगन में मंगल परम योगाकारी प्लैनेट होते हैं। लग्नेश हर लगन में परम योगाकारी होता है, क्योंकि लग्नेश ही वो व्यक्ति है। भले ही लग्नेश खराब हो नैसर्गिक रूप से, मतलब शनि का लगन हो या मंगल का लगन हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने घर को और अपने परिवार को, अपनी चीजों को खराब नहीं करता है। उसके लिए भला ही करता है, उसके लिए भला ही सोचता है। तो भले ही नैसर्गिक रूप से पापी ग्रह भी लग्नेश हो, तो लग्नेश सदैव हितकारी। तो इस तरह हर लगन में ग्रहों को एक रोल दिया गया है। हर लगन में ग्रहों को एक रोल दिया गया है, जिस रोल के हिसाब से कोई प्लैनेट उसमें अकारक होता है या योगाकारी होता है या सामान्य होता है या बुरा होता है। जैसे मेष लगन में क्या है? मेष लगन में शुक्र मारक ग्रह है, दूसरे और 7वें का लॉर्ड है, दोनों मारक भाव का स्वामी है। बुध क्या है? बुध थर्ड और सिक्स दोनों का लॉर्ड है। तो बुध मेष लगन के लिए अच्छा प्लैनेट नहीं है, त्रिशदाय का स्वामी है। ठीक है? तो भाव बली तब होगा जब अपने स्वामी से युक्त हो, अपने स्वामी से दृष्ट हो, योगाकारी ग्रह से युक्त हो या उससे दृष्ट हो। ठीक है? तो पूजा जी ने हैंड रेज किया था, कोई सवाल है तो हम लोग अभी ले सकते हैं। हाँ जी सर। सर जैसे अगर सूर्य लग्नेश हो और एक तरफ राहु बैठा हो और एक तरफ सूर्य बैठा हो, तो ये पाप कर्तरी है या नहीं है? नहीं, अगर सूर्य लग्नेश है, हाँ जी। एक तरफ सूर्य है एक तरफ राहु है, तो वो पाप कर्तरी नहीं होगा, क्योंकि सूर्य लगन का स्वामी है
और लगन का स्वामी कभी भी पूरी कुंडली के लिए बुरा काम नहीं कर सकता है, तो ये पाप कर्तरी नहीं होगा। सर एक दूसरा क्वेश्चन है, आपने कहा था अपने स्वामी से युक्त, हाँ, उसका मतलब भाव के लॉर्ड से हुआ या भाव भाव? से लॉर्ड से युक्त, भाव का लॉर्ड, जैसे फिफ्थ हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठ गया। उसमें जो कारक होता है उसका कोई रोल नहीं होता? नहीं, कारक का इसमें मैं कारक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्वामी की बात कर रहा हूं। ठीक है सर। वो अपने हाउस का स्वामी अपने हाउस में बैठ गया। मान लीजिए नाइन्थ का लॉर्ड नाइन में बैठ गया, ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। तो थैंक यू वो सर। भाव क्या होगा, वो भाव बलि हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, हम लोग दोबारा स्क्रीन शेयर करते हैं। हाँ विजय जी पूछिए। सर अभी आपने बताया ना, वैसे मिथुन राशि में और धनु राशि में बलि ग्रह कौन से होंगे? आप बताइए, मिथुन राशि में बलि ग्रह कौन से होंगे? मिथुन राशि में एक तो बलि ग्रह होगा बुध। शुक्र, बुध तो होगा ही, यस। ठीक है। हाँ। बुध को कहा जाता है कि मिथुन राशि में केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा, क्योंकि बुध जो है वो केंद्र का भी स्वामी है और त्रिकोण का भी स्वामी है। लगन भाव केंद्र और त्रिकोण दोनों का मालिक होता है। हालांकि इसको लेकर विवाद है, कुछ लोग बुध को भी केंद्राधिपति दोष मानते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अगर बुध स्वराशि का हो जाएगा, अब मिथुन लगन में बुध अगर केंद्र में बैठ जाएगा, बुध अगर फर्स्ट हाउस में बैठेगा तो वहां क्या बनाएगा, लग्नाधिपति योग बन जाएगा। लग्न का अधिपति लग्न में बैठ गया, ये राजयोग तुल्य होता है। प्लस अगर बुध फोर्थ हाउस में बैठा, जहां पर कौन सी राशि है, जहां पर कन्या राशि है, वहां वो उच्च का हो गया। अब उच्च का बुध यहाँ पे क्या बनाएगा, भद्र योग बनाएगा। जो पंच महापुरुष योग है उसमें ये भद्र योग बनाएगा, ठीक है। और बुध क्या है, केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी है। इसके बाद कौन सा बलि ग्रह होगा, इसके बाद शुक्र बलि ग्रह होगा। इसमें शुक्र पंचमेश है और 12th लॉर्ड है। पंचमेश है और 12th लॉर्ड है, तो 2 और 12 का स्वामी, 2 और 12 हाउस न्यूट्रल हाउस माने जाते हैं। ये अपनी दूसरी राशि इनकी जहां पड़ती है इसके तहत काम करते हैं, प्लस अपनी युति के हिसाब से काम करते हैं। तो अभी हम लोग युति की बात तो कर नहीं रहे हैं कि किस प्लैनेट के साथ है। तो शुक्र की दूसरी राशि कहां पड़ी, पंचम भाव में पड़ी, ठीक है। तो पंचम भाव शुभ भाव है, त्रिकोण भाव है, तो त्रिकोणेश सदा शुभकारी होते हैं, हितकारी होते हैं, ठीक है। तो शुक्र अच्छा हो गया। उसके बाद शनि भी बुध के लिए अच्छा होंगे, चूंकि ये भाग्येश है, लेकिन साथ में ये अष्टमेश भी है। साथ में अष्टमेश भी है, लेकिन शनि इसलिए अच्छे होंगे क्योंकि दोनों ही राशि शनि की है। अष्टम भाव में आने वाली राशि और नवम भाव में आने वाली राशि, दोनों राशि शनि की है, ठीक है। अब 8th हाउस क्या है, अष्टम भाव को बुरा माने जाने के कई कारण हैं। एक बहुत बड़ा कारण है कि ये 9th हाउस का लॉस है, ये भाग्य का लॉस है। 9th हाउस से 12वां है, तो चूंकि यहां पर शनि की ही दोनों राशि पड़ रही है, तो शनि अपने ही हाउस को लॉस नहीं कराएंगे, ठीक है। प्लस शनि और बुध आपस में मित्र हैं। शनि और बुध, अब इसमें यह भी देखने और समझने की जरूरत है कि मान लीजिए किसी प्लैनेट को खराब रोल मिल गया, ठीक है, किसी प्लैनेट को किसी लगन में खराब रोल मिल गया, लेकिन अगर वो लग्नेश का मित्र है, तो बहुत ज्यादा खराब रोल नहीं निभाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल
कि अगर मैं लग्नेश हूं, ठीक है, मैं लग्नेश हूं और मेरे भाई को रोल मिल गया, मेरे भाई को रोल मिल गया कि इस आदमी को पकड़ के लाओ। मेरा भाई पुलिस में है तो रोल मिला कि इस आदमी ने गलत काम किया, इसको पकड़ के लाओ, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि दो पुलिस वाला है, एक पुलिस वाला जो मेरा दुश्मन है, एक पुलिस वाला जो मेरा भाई है या मेरा दोस्त है। दोनों आएगा तो दोनों का रिएक्शन का तरीका अलग अलग होगा। एक हमको, जो मेरा दुश्मन है, वो शायद हमको रस्सी से बांध के घसीटते हुए ले जाए, मोहल्ले में मेरा जुलूस निकाल के ले जाए, ठीक है। लेकिन मेरा दोस्त आएगा और मेरा भाई आएगा तो उसके बिहेवियर का तरीका अलग होगा। तो अगर फंक्शनल रोल किसी प्लैनेट को खराब भी मिलता है, फंक्शनल रोल खराब भी मिलता है, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या वो लग्नेश का मित्र है या शत्रु है, या लग्नेश के साथ उसके संबंध कैसे हैं। तो ये हो गई मिथुन राशि की बात। तो एक तो बुध अच्छा प्लैनेट हो गया, दूसरा मरकरी अच्छा, शुक्र अच्छे प्लैनेट हो गए, तीसरे शनि अच्छे प्लैनेट हुए। अब गुरु जो है, शनि अच्छे प्लैनेट हुए, लेकिन यह भी याद रखना होगा कि भाई अष्टम का रोल भी तो शनि ही निभाएंगे। अष्टम का रोल आखिर तो कुंडली में कोई प्लैनेट निभाएगा अष्टमेश होने का, तो वो भी शनि ही निभाएंगे। तो शनि आपके भाग्येश भी है, आपके अष्टमेश भी है, वो दोनों रोल निभाएंगे, लेकिन रोल निभाने में अंतर होगा, रोल निभाने में अंतर होगा। शनि जब सूर्य के लगन में, सिंह लगन में, वो 6th लॉर्ड बनते हैं और 7th लॉर्ड बनते हैं। अब यहां शनि क्या है, यहां शनि की शत्रुता भी है सूर्य के साथ। यहां भी शनि को दो बुरे भाव का रोल निभाना पड़ा, या दो बुरे भाव का रोल मिला। यहां तो दोनों ही बुरे भाव का रोल मिल गया, एक मारक भाव का, एक षष्ठेश का। अब ऊपर से शत्रुता भी है, तो यहां शनि ज्यादा मेलिफिक हो जाते हैं। ठीक है। तो इसी तरह 12 लगन को, 12 लगन को समझने की जरूरत है। एकदम क्लियर हो गया सर, थैंक यू। हाँ रोशन जी, हैंड डाउन कर लीजिए जिनका सवाल हो गया। विजय भाई। सर एक छोटा सा सवाल है, जैसे कि अभी ये जेमिनी में और वर्गो में, जैसे हमने अभी वो शनि की सिचुएशन देखी, या तो वो 8वें और 9वें में पढ़ेंगे या फिर वो 5वें और 6ठे में पढ़ेंगे, तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि वो मूल त्रिकोण के हिसाब से ज्यादा रिजल्ट देंगे। हाँ बिल्कुल सही। मूल त्रिकोण राशि जिस भाव में पड़ेगी, मूल त्रिकोण राशि जिस भाव में पड़ेगी, उस भाव का वेटेज, मतलब उस ग्रह की जो प्रकृति काम करेगी, उस भाव के हिसाब से ज्यादा काम करेगी। ठीक है। ये हम लोग यहां पर आपका सवाल जो है इस स्लाइड में, ये स्लाइड शेयर हो रहा है क्या? ग्रह को कैसे समझें? स्लाइड शेयर हो रहा है ना? यस सर। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि भाव को कैसे समझें, अब ग्रह को कैसे समझें। ग्रह दो तरीके से काम करते हैं। ग्रह दो तरीके से काम करते हैं। पहला, उनका नैसर्गिक गुण क्या है, नेचुरल वे में उनका गुण क्या है, उनकी प्रकृति क्या है। तो नेचुरल वे में जो शुभ और अशुभ ग्रहों को कैटेगराइज किया गया है, शुभ ग्रह हैं गुरु, शुक्र, शनि और चंद्रमा में कंडीशन लगा हुआ है, सॉरी बुध और चंद्रमा में कंडीशन लगा हुआ है। बुध अगर मेलिफिक के साथ बैठेगा तो मेलिफिक हो जाएगा, बुध अगर शुभ ग्रह के साथ बैठेगा तो शुभ होगा।
चंद्रमा का बल हमेशा पक्ष बल के साथ देखा जाता है। पक्ष बल के हिसाब से वो शुभता का या अशुभता का रोल प्ले करता है। तो एक तो ये हो गया, ग्रह दो तरह से काम करते हैं, नैसर्गिक गुण के हिसाब से। दूसरा, कुंडली में उनको ड्यूटी क्या मिली है, जिस ड्यूटी की हम लोगों ने अभी बात की। लगन बदलते ही हर कुंडली में, हर लगन में ग्रहों की लॉर्डशिप बदल जाएगी। लगन बदलते ही लॉर्डशिप बदल जाएगी। जहां लॉर्डशिप बदली वहीं उनकी भूमिका बदल जाएगी। लगन बदलते ही ग्रहों की लॉर्डशिप बदल जाएगी और लॉर्डशिप बदलते ही उनकी भूमिका बदल जाएगी। हो सकता है जो ग्रह आपको किसी लगन में, हो सकता है जो ग्रह किसी लगन में आपको संतान भाव को डिनोट कर रहा हो, वो ग्रह अगले लगन में सुख भाव को, मातृभाव को, 4th हाउस को डिनोट करने लगे, तो वो उस लगन में 4th हाउस की चीजों को देगा। ठीक है। इसके साथ क्या देखना होगा कि ग्रह की स्थिति क्या है। क्या ग्रह उच्च का है? क्या ग्रह मूल त्रिकोण राशि में बैठा है? मूल त्रिकोण राशि ग्रह की ज्यादा पावरफुल राशि होती है। मतलब इसको हम लोग ऐसे समझें कि हमारा 2 मकान है, लेकिन एक मकान में हम ज्यादा रहते हैं, हम अपने को ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, हम अपने को ज्यादा ईज फील करते हैं वहां, और वो मेरे दिमाग से, मेरी सोच से, मेरे व्यवहार से, मेरी प्रवृत्ति से वो मकान ज्यादा मेल खाता है। वो मकान ज्यादा मेल खाता है। ठीक है। तो प्लैनेट उच्च का है या मूल त्रिकोण का है या अपने मित्र के घर में बैठा है, या अपने मित्र के घर में बैठा है। कोई व्यक्ति अगर अपने मित्र के घर में जाता है, डेफिनेटली वो वहां ज्यादा सहज महसूस करता है। आपका मित्र कोई आएगा, आप उसको अच्छे से उसकी खातिरदारी करेंगे, उसको घर में बैठाएंगे, उसको चाय नाश्ता कराएंगे। किसी ऐसे व्यक्ति के आप यहां जाइएगा जिससे आपका बहुत लगाव नहीं है, तो आप भी बड़े अनमने ढंग से जाइएगा, वो भी आपका स्वागत करेगा, लेकिन उसमें वो आत्मीयता नहीं होगी, जो जब आप मित्र के यहां जाते तो जो आत्मीयता झलकती। तो वैसे ही कोई प्लैनेट जब सम प्लैनेट में जाता है तो वहां पर उसका व्यवहार होता है। ठीक है। अब कोई प्लैनेट क्या अपने शत्रु की राशि में गया? अगर शत्रु की राशि में गया तो वहां वो हाउस भी उसको वेलकम नहीं करेगा, वो घर भी उसको वेलकम नहीं करेगा, और प्लैनेट भी वहां अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करेगा। ये दोनों के लिए असहज स्थिति है। ये दोनों ही के लिए असहज स्थिति है। अब क्या प्लैनेट अस्त हो गया? प्लैनेट का अस्त होना मतलब कि क्या प्लैनेट सूर्य के इतने करीब आ गया कि उस प्लैनेट की रश्मियां खत्म हो गई। अस्त ग्रह क्या करता है? अस्त ग्रह का कारकत्व कम हो जाता है या खत्म हो जाता है, उसका कारकत्व सूर्य ले लेता है। तो क्या ग्रह अस्त हो गया? क्या ग्रह नीच का हो गया? अब कोई प्लैनेट अगर नीच का हो जाता है, मतलब वो अपना डिग्निटी, अपना सम्मान, अपना अभिमान लूज कर जाता है।
ये पूरी कहानी जो है उच्च से लेके नीच तक ये डिग्निटी की कहानी है कि कोई व्यक्ति अपने आप को कितना सम्मानित महसूस करता है, अपने आप को लेकर वो कितना अभिमान महसूस करता है, वो कितना जीवन में अपने आप को सहज महसूस करता है। आपके पास अगर सपोज कीजिए कि एक छोटी गाड़ी है, किसी के पास वैगन आर है, एल्टो है, ठीक है, वो उससे रोज आता जाता है। लेकिन अगर वो होंडा सिटी खरीद लेता है एक दिन अचानक, कहीं से उसके पास पैसे आते हैं या अपनी कमाई के आते हैं या पिता से मिलते हैं या भाई दे देता है, फ्रॉम एनीवेयर वो होंडा सिटी खरीद लेता है, वो स्कॉर्पियो खरीद लेता है, तो उस दिन जब वो उसको ड्राइव करके ऑफिस पहुंचेगा, उस दिन उसका चाल ढाल बात करने का तरीका ही बिल्कुल अलग होगा। वो अपने आप को बहुत बड़ा मैग्निफाइड समझेगा। ठीक यही स्थिति उच्च प्लैनेट के साथ है। और उस आदमी की स्थिति अगर ऐसी हो जाए, जिसको लोग जानता है कि भाई इसके पास वैगन आर है, ठीक है, लेकिन वैगन आर था, ये आराम से उसको ड्राइव करता था, इसकी हैसियत ऐसी थी, लेकिन अब हैसियत ऐसी हो गई है कि बेचारे को बस से आना पड़ रहा है, तो वो व्यक्ति जब बस से पहुंचेगा ऑफिस पसीने में तरबतर होके, तो उसकी नजरें झुकी रहेंगी, वो ढंग से लोगों से बात नहीं करेगा और शायद अपने आप में हीन भावना को लेकर पहुंचेगा। तो ये पूरी कहानी प्लैनेट के डिग्निटी की कहानी है कि प्लैनेट मन से अंदर से कितना प्रफुल्लित है, कितना सहज है। कोई भी प्लैनेट या कोई भी व्यक्ति अंदर से जितना प्रफुल्लित होगा, जितना सहज होगा, वो देने में उतना ही ज्यादा सक्षम होगा। कोई प्लैनेट, कोई व्यक्ति अंदर से जितना प्रफुल्लित होगा, अंदर से जितना सहज होगा, अंदर से जितना बलवान महसूस करेगा, वो किसी को देने में उतना ही सहजता से देगा। ठीक है, तो इसलिए पहला चीज हम लोगों को देखना है कि प्लैनेट का नैसर्गिक गुण क्या है। दूसरा चीज देखना है कि प्लैनेट को ड्यूटी क्या मिली है। तीसरा चीज देखना है कि प्लैनेट की स्थिति क्या है। ये सारी स्थिति जो है ये राशिगत स्थिति है, ये किसी राशि में बैठने से बनी हुई स्थिति है। इसके अलावा और क्या देखना है, क्या ग्रह को केंद्र का बल मिला है या त्रिकोण की शुभता मिली है। क्या ग्रह को केंद्र का बल मिला या त्रिकोण की शुभता मिली, या वो 6, 8, 12 भावों में तो कहीं नहीं चला गया, कहीं दुख स्थान में तो नहीं चला गया। अगर ग्रह को केंद्र का बल मिल गया तो ग्रह बलवान हो गया। अगर उसको बलवान होने का मतलब क्या है कि वो जीवन में संघर्ष देगा, लेकिन संघर्ष पर विजय भी देगा। जीवन में वो संघर्ष देगा और संघर्ष के साथ विजय देगा। अगर उसको त्रिकोण की शुभता मिली तो शुभता का क्या मतलब है कि वो जीवन में ईज और कंफर्ट देगा। जो भी वो चीजें देगा ईज और कंफर्ट के साथ देगा, सहजता से देगा। अगर वो प्लैनेट 6, 8, 12 में चला गया तो जाहिर सी बात है वहां जाकर वो दुख स्थान है, वहां जाकर वो खुद दुखी हो जाएगा, वहां जाकर वो खुद दुखी हो जाएगा। अगर प्लैनेट अपनी मूल त्रिकोण में राशि में है तो बहुत अच्छा। साथ में ये भी देखने की जरूरत है कि अपनी मूल त्रिकोण राशि से ग्रह किस भाव में गया। मतलब अपनी मूल त्रिकोण राशि से
ग्रह किस भाव में गया। चूंकि मूल त्रिकोण राशि इज द सोर्स ऑफ बल, उसको बल देने का सोर्स है, तो मूल त्रिकोण राशि से अगर वो केंद्र में गया, अपनी मूल त्रिकोण राशि से अगर केंद्र में गया तो अच्छा गया, उसको बल मिला। अपनी मूल त्रिकोण राशि से अगर त्रिकोण में गया तो उसको शुभता मिली। अपनी मूल त्रिकोण राशि से अगर वो 6, 8, 12 में चला गया तो फिर वो कमजोर पड़ गया। तो ग्रह के बल को नापने का ये एक बड़ा इन फर्स्ट इंस्टेंस ये देखने का, ये समझने का एक बड़ा आसान तरीका है कि ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि से कहां गया। क्या प्लैनेट किसी पाप ग्रह के साथ बैठा है या कोई पाप ग्रह उसको दृष्टि दे रहा है? क्या प्लैनेट किसी पाप ग्रह के साथ बैठा है या कोई पाप ग्रह उसको दृष्टि दे रहा है? ये भी ग्रह के बल को, ग्रह की शुभता को बताने में एक फैक्टर है। कोई ग्रह उसको बल दे रहा है या बलहीन कर रहा है, मतलब कोई उसका मित्र प्लैनेट साथ बैठा है, कोई अच्छे भाव का प्लैनेट उसके साथ बैठा है तो उसको बल देगा। कोई शत्रु प्लैनेट उसके साथ बैठा है, खराब भाव का प्लैनेट बैठा तो उसको कमजोर करेगा, उसको अनकंफर्टेबल करेगा। शुभ या अशुभ किस तरह के भाव के स्वामी के साथ है? शुभ या अशुभ किस तरह के भाव के स्वामी के साथ है? जब हम लोग आगे परिवर्तन योग पढ़ेंगे तो परिवर्तन योग में सबसे अच्छा परिवर्तन माना गया है केंद्र और त्रिकोण का, क्योंकि उस परिवर्तन योग माने ए का लॉर्ड बी में चला गया, बी का लॉर्ड ए में आ गया, मैं आपके घर में चला गया, आप मेरे घर में आ गए, तो दोनों एक दूसरे के घर का ख्याल रखेंगे, दोनों एक दूसरे के घर को अच्छे से रखेंगे। ठीक वैसे ही परिवर्तन योग जब भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब योग पढ़ेंगे तो केंद्र और त्रिकोण का परिवर्तन योग सबसे अच्छा माना जाता है। जो परिवर्तन योग 6, 8, 12 के लॉर्ड के साथ बनता है वो अच्छा नहीं माना जाता है। तो कोई प्लैनेट अगर 6, 8, 12 के लॉर्ड के साथ आ गया तो अच्छा नहीं हुआ। क्या इसके साथ कोई विपरीत धर्म वाला ग्रह बैठ गया? धर्म मतलब कैरेक्टर, नेचर, धर्म मतलब कैरेक्टर और नेचर वाला प्लैनेट तो नहीं बैठ गया, जैसे शनि और चंद्रमा। अब शनि क्या है? शनि सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है। शनि क्या है? शनि दुख के कारक है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मन के कारक है, प्रसन्नता के कारक है। एक क्या कर रहा है? शनि क्या कर रहा है? व्यक्ति को दुखी बनाने का काम कर रहा है। चंद्रमा क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है कि व्यक्ति के मन को प्रसन्न करें। एक क्या करेगा? एक आपके अंदर शनि व्याधि देने का काम करेंगे। चंद्रमा क्या करेगा? चंद्रमा चाहेगा कि प्राणों का संचार ज्यादा से ज्यादा हो। चंद्रमा चाहेगा कि प्राणों का संचार ज्यादा से ज्यादा हो। तो ये दो विरोधी तरह के विपरीत धर्म के प्लैनेट एक साथ आ गए। अब विपरीत धर्म के जो भी प्लैनेट एक साथ आएंगे तो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसलिए शनि और चंद्रमा जब साथ आते हैं तो एक योग बनता है जिसको विष योग बोलते हैं, ठीक है। तो प्लैनेट को हम लोगों को देखना है कि क्या कोई विपरीत धर्म वाला ग्रह बैठा है। यहां पर भी हम लोग देखेंगे कि क्या ग्रह शुभ कर्तरी में है या पाप कर्तरी में है। जैसे हम लोगों ने भाव को देखा कि क्या भाव शुभ कर्तरी में है या पाप कर्तरी में है,
उसी तरह कोई प्लैनेट शुभ कर्तरी में है या पाप कर्तरी में है। शुभ कर्तरी में है तो दोनों तरफ से उसको सपोर्ट मिलेगा, मतलब दोनों तरफ से उसको बाह पकड़ के दो अच्छा आदमी चला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। पाप कर्तरी में है मतलब दोनों तरफ से बदमाश आदमी, दो बदमाश आदमी उसको दबाने की कोशिश कर रहा है। जी संभव सर, अगर शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह दोनों एक साथ हों तो एक स्थिति आती है ग्रह युद्ध की। हम लोगों ने बेसिक कोर्स में चर्चा की थी, ग्रह युद्ध की स्थिति आती है जिसमें सूर्य, चंद्रमा, राहु और केतु पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। नंबर 1, जो प्लैनेट लेसर डिग्री का होता है, कम डिग्री का होता है, वो ग्रह युद्ध में जीतता है और उस भाव को वो ज्यादा संचालित करता है, उस भाव पर उसका इफेक्ट ज्यादा होता है। प्लस अगर दो प्लैनेट एक साथ बैठे हैं तो दोनों के ही रिजल्ट आएंगे, दोनों के ही मिक्स रिजल्ट आएंगे। अब दोनों मिलकर, दोनों किस स्वभाव का प्लैनेट है और दोनों मिलकर क्या रिजल्ट बना रहा है। जैसे अगर हम लाल रंग और हरा रंग इसको मिलाएंगे, एक मान लीजिए मैंने लाल रंग ले लिया मंगल को, एक मैंने हरा रंग ले लिया बुध को। अब दोनों रंग को मिलाएंगे तो कोई तीसरा ही रंग बनेगा, न वो लाल रहेगा न वो हरा रहेगा। इनग्रेडिएंट वाइज वो लाल भी है वो हरा भी है, लेकिन उसका फाइनल रिजल्ट जो है वो न लाल है न हरा है। इसी तरह प्लैनेट भी, उसमें मंगल का भी असर होगा, बुध का भी असर होगा और दोनों का मिलावा रूप जो है उसका भी असर होगा। ये भी डिपेंड करेगा कि वो किस हाउस में है, किस हाउस में है। ठीक है, दोनों में पावर का ग्रह युद्ध में जो जीतेगा, ग्रह युद्ध में जो प्लैनेट जीतेगा उस प्लैनेट की उस भाव में ज्यादा चलेगी। प्लस डिपेंड करता है कि मान लीजिए वहां पर अगर मंगल, मान लीजिए हम मंगल और बुध की बात कर रहे हैं, ठीक है, और मंगल अपनी मंगल बुध लेसर डिग्री का है, कम डिग्री का है बुध, तो ग्रह युद्ध के हिसाब से तो बुध जीत गया। लेकिन अगर मूल त्रिकोण राशि में है मंगल, ये युति जो बन रही है मंगल के मूल त्रिकोण राशि में बन रही है, मतलब मेष राशि में बन रही है, तो यहां पर मंगल ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। या अगर ये युति कन्या राशि में बन रही है, मंगल भले ही ग्रह युद्ध में जीत रहा हो लेकिन वहां पर बुध क्या है, बुध उच्च का हो गया, कन्या राशि में बुध उच्च का हो गया, तो बुध की वहां पर ज्यादा चलेगी, बुध ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। बुध यदि स्वग्रही हुआ तो भी ज्यादा पावरफुल होगा, बुध का पावर अच्छा रहेगा, बिल्कुल अच्छा रहेगा। ओके, ठीक है, ठीक है सर एक से ज्यादा ग्रह हुए तो? एक से ज्यादा ग्रह हुए तो भी ग्रह युद्ध का असर होगा। जैसे 4-5 हो गए तब भी ग्रह युद्ध होगा। 4-5 ग्रह हुए तो भी ग्रह युद्ध का असर होगा। और 4-5 ग्रह जब होता है तो वो भाव एक तो बली हो जाता है ज्यादा ग्रह होने के चलते, दूसरा वो भाव अगर इक्वेशंस अच्छे बैठ रहे हैं तब तो बड़ा अच्छा बन जाएगा, अदरवाइज बड़ा कंफ्यूजिंग भाव हो जाता है। इसलिए कि वहां पर हर आदमी अपनी अपनी चलाने की कोशिश करेगा। जब कहीं पर भी लीडर एक को बनाया जाता है, अगर आपने क्या किया कि क्लास में 4 मॉनिटर बना दिया, बच्चे के क्लास में आपने 4 मॉनिटर बना दिया, तो आप सोचिए क्या स्थिति होगी। हर बच्चा, हर मॉनिटर अपने अपने हिसाब से क्लास को चलाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो बड़े कंफ्यूजन की स्थिति हो जाएगी कि बाकी बच्चे
बाकी बच्चे करें क्या? तो जब ज्यादा ग्रह इकट्ठे होते हैं तो वहां पर बहुत देखने की जरूरत होती है कि हर ग्रह की स्थिति को इंडिविजुअल रूप में भी देखने की जरूरत होती है कि वो उसका लगन से क्या संबंध है, कुंडली में उसको रोल क्या मिला है, वो पापी है, शुभ है, उसका ये नेचर क्या है, या उसका ड्यूटी वाला रोल क्या है, क्या मिला है उसको, प्लस वो अस्त है या नहीं है। यूजुअली ऐसा कंडीशन में क्या होता है कि सूर्य के साथ आ जाता है, सूर्य के साथ आने पे अस्त हो जाता है, ठीक है, किन किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो इन कई सारे सिचुएशंस को वहां पर देखने की जरूरत होती है। हाँ विजय जी। सर सेकंड हाउस में अगर मून चंद्रदेव बैठे हैं और वहां 11 नंबर राशि है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? ठीक है, इस कंडीशन में सेकंड हाउस में कौन बैठे हैं? मून। लगन क्या है? लगन हो गया मकर लगन 10 नंबर। की आप बात कर रहे हैं। यस। मकर लगन की हाँ। बात कर रहे हैं। तो मकर लगन में, हाँ सर। मकर लगन में अब ये बताइए कि चंद्रमा किस हाउस का लॉर्ड हुआ? 10 मकर लगन में चंद्रमा 7th हाउस के लॉर्ड हुए, 7th हाउस का। हाँ। 7th हाउस के लॉर्ड हुए, मार्केश हुए, यस। चंद्रमा मार्केश हुए, हाँ। और अपने से कहां चले गए? अपने हाउस से 8वां चले गए, प्लस शनि की राशि में चले गए, प्लस दूसरे मारक भाव में चले गए। दूसरे मारक, एक मार्केश दूसरे मारक भाव में चला गया, प्लस शनि की राशि में चला गया, ठीक है। यस। तो शनि की राशि डेफिनेटली इनके लिए, चंद्रमा के लिए अच्छी राशि नहीं है। अपने से नहीं। 8वां गया, ठीक है। तो चंद्रमा यहां पर बैठा चंद्रमा अच्छा रोल प्ले नहीं करेगा। सर ये भी विष योगी बना। नहीं, विष योग एज सच इसको हम नहीं बोलेंगे। विष योग जो क्लासिक्स में बोला गया है, पहला जब चंद्रमा और शनि एक साथ बैठे हो या परस्पर दृष्टि संबंध बना रहे हो, तो ही उसको क्लासिक्स में विष योग बोला गया है। लेकिन बहुत बार सिचुएशन से और लॉजिकली आपको जज करने की जरूरत है कि भाई वो शनि की राशि है, ठीक है। अब शनि की राशि कोई बहुत अच्छी राशि, तो जब शनि और चंद्रमा में बहुत अच्छे संबंध नहीं बन रहे हैं, दोनों विष योग बना रहा है, तो शनि की राशि भी उसके लिए बहुत अच्छी नहीं होगी, ठीक है। प्लस कोई बहुत अच्छे स्थान में नहीं गया, अगर केंद्र और त्रिकोण में जाता तो शायद अच्छे स्थान में उसको बल मिलता, शुभता मिलती। अच्छे स्थान में भी नहीं गया, एक मारक भाव का स्वामी होकर दूसरे मारक भाव में चला गया। नहीं आ रही है। हेलो सर, यदि 12th हाउस में शनि भी हो, मंगल भी हो, शुक्र भी हो और 5 नंबर राशि हो वहां पर, लगन में 6 नंबर। हाँ बिल्कुल, ये हम लोग सब समझेंगे। अच्छा, ये हम लोग सब समझेंगे। पहले हम ये समझें कि अगर वहां 6 नंबर राशि है और शनि भी है और मंगल भी है, तो शनि को रोल क्या मिला है और वो कहाँ गया है, ठीक है। मंगल को कुंडली में रोल क्या मिला है और वो कहाँ गया है। अदरवाइज हम लोग ऐसे अगर सीखना शुरू करेंगे तो शायद कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कल मैं बेसिक क्लास ले रहा था, तो अब उसमें एक सवाल आया कि हम लोग राशि पढ़ रहे हैं, विजय जी उस क्लास में है, हम लोग अभी राशि पढ़ रहे हैं। तो सवाल आया कि क्या हर राशि, जैसे मेष राशि 12 भाव में बैठेगी तो क्या करेगी, मेष राशि पहले भाव में क्या रिजल्ट देगी, दूसरे में क्या रिजल्ट देगी, तीसरे में क्या रिजल्ट देगी। अब अगर हम लोग इस ढंग से चलना शुरू करेंगे तो 12 गुने 12 144 तो ये कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। सिर्फ राशि किस भाव में बैठी,
अब मेष राशि 12 भाव में बैठेगी, वृष राशि 12 भाव में बैठेगी, ठीक है, तो 12 गुने 12 144 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, ठीक है। क्या 144 कॉम्बिनेशन मैं लिख के अपने से या किताब से कॉपी करके मैं आप लोगों को भेज दूं, क्या 144 कॉम्बिनेशन याद हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसी तरह अब सोचिए कि इस 144 कॉम्बिनेशन में जब हम लोग 9 प्लैनेट को, 9 प्लैनेट, हर प्लैनेट किसी एक भाव में बैठ सकता है, कितने और मल्टीपल उसके हो गए, कितने कॉम्बिनेशंस में बैठ सकता है, 2 के युति में बैठ सकता है, 3 के युति में बैठ सकता है, 4 प्लैनेट एक साथ बैठ सकते हैं, और कितने कॉम्बिनेशन हो गए। तो इट इज बेटर टू गो स्टेप बाय स्टेप विथ रीजन एंड लॉजिक। जो अभी हम लोगों ने जाना कि भाव हम लोग कैसे मानेंगे, कि अच्छा भाव कौन है, शुभ भाव कौन है, अशुभ भाव कौन है, प्लैनेट को शुभता कब मिली, प्लैनेट को बल कब मिला, प्लैनेट अशुभ कब हुआ, प्लैनेट निर्बल कब हुआ, ठीक है। फिर यहां से धीरे धीरे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं कि किसी भाव में कोई प्लैनेट बैठता है तो क्या करता है। किसी भाव में कोई प्लैनेट बैठेगा तो क्या करेगा। हम लोग एग्जाम्पल लेंगे फर्स्ट हाउस का। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लेंगे फर्स्ट हाउस का, उसके बाद लेंगे सेकंड हाउस का, उसके बाद किसी भी हाउस का एग्जाम्पल नहीं लेंगे। उसके बाद हम लोग खुद सोचेंगे और खुद डिराइव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। खुद सोचेंगे और खुद डिराइव करने की कोशिश करेंगे उसी लॉजिक से कि ग्रह की क्वालिटी क्या है। नंबर 1, ग्रह की क्वालिटी क्या है, ग्रह के कारकत्व क्या है, ये ग्रह किन किन चीजों को देने की क्षमता रखता है। जैसे हम लोगों ने क्या बात की थी, मरण कारक भाव की जब बात की थी तो हम लोगों ने क्या बात की कि भाई गुरु को आपने बैठा दिया 3rd हाउस में। अब गुरु क्या है, गुरु ज्ञान के कारक है, गुरु ज्ञान के कारक हैं, गुरु धर्म के कारक हैं, गुरु तीर्थ स्थल के कारक हैं। अब आपने उनको भेज दिया ऐसे व्यक्ति को पहलवानी के अखाड़ा में, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को आपने भेज दिया पहलवानी के अखाड़ा में, तो वहां वो क्या करेंगे, चुपचाप गुमसुम बैठे रहेंगे, बाकी पहलवान को लड़ते हुए देखेंगे और उदास हो जाएंगे। इतना ही कर सकते हैं। तो जो प्लैनेट की प्रकृति है, प्लैनेट की जो प्रकृति है, अगर उसको अपनी ही प्रकृति वाला भाव मिले तो वो ज्यादा फ्लरिश करेगा। उसी गुरु को ले जाके आप नालंदा के विश्वविद्यालय का चांसलर बना दीजिएगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय का चांसलर बना दीजिएगा, तो वो आत्मा से प्रसन्न हो जाएंगे, मन लगा के बच्चों को पढ़ाएंगे। उनको भी लगेगा कि मेरे जीवन को एक सही दिशा मिली, मैं जीवन में कुछ कर रहा हूं। पहलवानी के अखाड़ा में वो कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसी तरह कौन सा प्लैनेट कहां पर गया, कौन सा प्लैनेट कहां पर गया और क्या काम कर रहा है, कौन सा प्लैनेट कहां पर गया, उस भाव की प्रकृति क्या है, उस प्लैनेट की प्रकृति क्या है, उस प्लैनेट का फंक्शनल रोल क्या है, उस प्लैनेट का फंक्शनल रोल क्या है, ये सारी चीजें देखकर उसको समझने और निचोड़ निकालने की जरूरत है। तो हम लोग पहले चलते हैं लगन भाव पर। लगन भाव क्या है? अब लगन भाव से बहुत सारी चीजें आती हैं। लगन भाव से बहुत सारी चीजें आती हैं। आपका जन्म होना आता है, आपकी बुद्धि आती है,
आपका ग्रोथ आता है, आपका विश टू ग्रोथ आता है, ठीक है, आपका एटीट्यूड आता है, आप देश समाज के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, देश समाज के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, ये आता है। किसी परिस्थिति को अच्छी या बुरी आप कैसे हैंडल करते हैं, मतलब किसी अच्छी परिस्थिति को आप कितने अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई आपको कोई सफलता मिली और आपका दिमाग सनक गया, जो बहुत लोगों के साथ होता है कि सफलता मिली और लोग अपने आप को भूल जाते हैं, अपनों को भूल जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई विपरीत परिस्थिति आई और आप डिप्रेशन में चले गए। तो परिस्थिति के साथ, दुनिया के साथ आपका रिएक्शन कैसा है, परिस्थिति के साथ, दुनिया के साथ आपका रिएक्शन कैसा है। ये भी फर्स्ट हाउस बताता है। फर्स्ट हाउस आपके स्वास्थ्य को भी बताता है। फर्स्ट हाउस मतलब आपकी बुद्धि, आपके सोच, आपके मस्तिष्क, आपकी पूरी विचारधारा, आपके ग्रोथ, आपके पेरेंटेज, आपके लीनिएज, आप जो पैदा हुए उससे, उस पैदा होने से जुड़ी हुई ही सारी चीजें हैं। तो मतलब लगन मोटा मोटी अगर आपके जब सोच को बता दिया तो सोच ही व्यक्ति के जीवन में फलित होता है। व्यक्ति का सोच ही उसके जीवन में फलित होता है, ठीक है। तो फर्स्ट हाउस में अब बहुत सारी चीजें आ गई। अब सब चीजों को अगर हम इकट्ठा ले लेंगे तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा। सबसे पहले हम लोग लेते हैं फर्स्ट हाउस, बुद्धि, मस्तिष्क, विचार। बुद्धि, मस्तिष्क, विचार, सोच, फर्स्ट हाउस को, ठीक है। अब बुद्धि के लिए हम लोग देखें कि बुद्धि के लिए सबसे जरूरी क्या है। बुद्धि अच्छी होनी चाहिए या खराब होनी चाहिए? हर आदमी जवाब देगा बुद्धि अच्छी होनी चाहिए। जैसे थर्ड हाउस के लिए आपके पास बल कम होना चाहिए या बल ज्यादा होना चाहिए, तो क्या जवाब आएगा? बल ज्यादा होना चाहिए, पराक्रम ज्यादा होना चाहिए। हाउस ऑफ एफर्ट है तो एफर्ट करने की शक्ति ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। एफर्ट करने की शक्ति ज्यादा होनी चाहिए। वैसे ही फर्स्ट हाउस के लिए जवाब आएगा कि भाई बुद्धि अच्छी होनी चाहिए, सब बुद्धि होनी चाहिए, कुबुद्धि होनी चाहिए। तो अच्छी बुद्धि कौन देंगे? अच्छी बुद्धि अच्छे प्लैनेट देंगे। अच्छी बुद्धि अच्छे प्लैनेट देंगे, शुभ प्लैनेट देंगे। अशुभ प्लैनेट क्या करेंगे? बुद्धि को भटकाने का काम करेंगे या बुद्धि में थोड़ा टेढ़ापन लाने का काम करेंगे, अगर सिंपल वे में कहें तो। अब मान लीजिए वहां पर गुरु आ गए, ठीक है, वहां पर गुरु आ गए। गुरु और बुध, ये गुरु ज्ञान के प्लैनेट है, बुध बुद्धि के प्लैनेट है। गुरु ज्ञान के प्लैनेट है, बुद्ध बुद्धि के प्लैनेट है। तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव प्लैनेट अगर कोई फर्स्ट हाउस के लिए है तो वो गुरु और बुध है। सबसे ज्यादा इफेक्टिव प्लैनेट कोई बुद्धि के लिए है, फर्स्ट हाउस के लिए है, तो वो गुरु और बुध है। फर्स्ट हाउस के कारक कौन है? फर्स्ट हाउस के कारक सूर्य है। सूर्य बुद्धि के लिए भी है, सूर्य आत्मा के लिए भी है, सूर्य आपके स्वास्थ्य के लिए भी है, सूर्य आपकी ऊंचाई के लिए भी है, आपकी इच्छा शक्ति के लिए भी है, आपके आत्मबल के लिए भी है। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं।
ठीक है। अब अगर यहाँ पर गुरु ग्रह आ गए तो क्या होगा? गुरु सर्वाधिक शुभ ग्रह है। गुरु शब्द के साथ ही बुद्धिमत्ता, ज्ञान, सौम्यता, नीति शास्त्र, लोक परलोक की जानकारी, वेद की जानकारी, वेद का ज्ञान, ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, छोड़िए, स्टॉप शेयर करते हैं, हम लोग ऐसे ही बात करते हैं। तो गुरु के साथ क्या जुड़ी हुई है? गुरु के साथ बुद्धिमत्ता, गुरु के साथ ज्ञान, गुरु के साथ लोक परलोक की जानकारी। गुरु वेदांग है, वेदों को जानते हैं। तो जब फर्स्ट हाउस में गुरु बैठेंगे तो आपकी बुद्धि को ज्ञानवान बनाएंगे। ठीक है, आपकी बुद्धि को ज्ञानवान बनाएंगे। क्या बेटा? गुरु आपकी बुद्धि को ज्ञानवान बनाएंगे। हमेशा ज्ञान पाने की लालसा, हमेशा आगे बढ़ने की लालसा होगी। ठीक है, अब गुरु बैठे तो ये हुआ, बुध बैठेंगे तो क्या होगा? बुध स्वयं बुद्धि के कारक है। बुध स्वयं बुद्धि के कारक है। तो जब बुध बैठेंगे फर्स्ट हाउस में तो बुद्धि को तेज करेंगे, बुद्धि को तीक्ष्ण बनाएंगे, व्यक्ति के अंदर चतुरता देंगे, व्यक्ति को की लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। बुध लर्निंग भी है, व्यक्ति की लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएंगे और जल्दी से जल्दी इधर से और जल्दी से जल्दी चीजों को सीखने और सीख कर रिप्रोड्यूस करने की शक्ति देंगे। वीनस बैठेंगे, क्या करेंगे? वीनस एक बहुत पॉजिटिव सोच वाले प्लैनेट है। वीनस एक बहुत पॉजिटिव सोच वाले प्लैनेट है। ये सोच में पॉजिटिविटी देते हैं, सोच में लग्जूरियस थॉट देते हैं। मतलब चीजों को अच्छा सोचना, बड़ा सोचना और शानदार तरीके से सोचना। किसी भी चीज को अच्छा सोचना, बड़ा सोचना और शानदार तरीके से सोचना। शुक्र जब बैठेंगे तो ये चीज देंगे। अब सूर्य आ गए। सूर्य क्या करेंगे? सूर्य आत्मा के कारक हैं। सूर्य आत्मा के कारक हैं। सूर्य आपको हमेशा सत्यता की ओर, सूर्य हमेशा सत्यता की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे, नीति की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे। और सूर्य हमेशा चाहेंगे कि आपकी सोच ऊर्ध्वगामी हो। बहुत पॉजिटिव थिंकर आदमी को बनाएगा, पॉजिटिव थिंकर बनाएगा। आत्म बल देंगे सूर्य, आत्म अभिमान देंगे और चाहेंगे कि व्यक्ति जीवन में हमेशा विकास की यात्रा करे। अब चंद्रमा जब बैठेंगे तो क्या करेंगे? चंद्रमा किस तरह का प्लैनेट है? चंद्रमा प्लैनेट है भावुकता का, चंद्रमा प्लैनेट है संवेदनशीलता का, चंद्रमा प्लैनेट है लोगों के साथ मिलजुल कर रहने का, सामाजिकता का, इमोशन का। तो ऐसा व्यक्ति जब भी सोचेगा, इमोशन के साथ सोचेगा, इसकी बुद्धि जो भी काम करेगी इमोशन के साथ काम करेगी और सब लोगों को साथ लेकर चलने की कोशिश करेगी, हमेशा भावनाओं से भरी होगी। बहुत लोग होते हैं, बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि भाई जो हम बोलते हैं कि ये आदमी तो दिल से सोचता है,
ये आदमी तो दिल से सोचता है। तो दिल से कब सोचेगा? दिल से तब सोचेगा जब दिमाग में भी दिल भरा होगा, जब दिमाग में भी मन भरा होगा, जब दिमाग पर भी चंद्रमा का असर होगा। ऐसा व्यक्ति किसी के लिए बुरा नहीं सोचेगा, हमेशा पॉजिटिव सोचेगा, सबकी भलाई चाहेगा। लेकिन जैसे ही हम मंगल पे आते हैं, जैसे ही हम मंगल पे आते हैं, ये जो स्थितियां अभी तक चली आ रही थी वो चेंज हो जाती है। मंगल जहां भी बैठता है एज ए कैटलिस्ट काम करता है। मंगल जहां भी बैठता है एज ए कैटलिस्ट काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है, वहां रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है। मंगल जहां भी बैठता है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। अब रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा तो क्या करेगा? अच्छा, दूसरा मंगल क्या है? मंगल मस्कुलर प्लैनेट है, मंगल मसल मैन है। मंगल मसल मैन है। मंगल को क्या चाहिए? मंगल को एक गाइडेंस चाहिए। यस मैन है, उसको एक गाइडेंस चाहिए। तो अब किसी शुभ ग्रह के प्रभाव में होगा तब तो वहां पे वो ठीक काम कर लेगा। अगर किसी शुभ ग्रह के प्रभाव में नहीं हुआ तो वो क्या करेगा? वो सब चीज में हड़बड़ाहट करने की कोशिश करेगा, जल्दी करने की कोशिश करेगा, और बुद्धि के साथ धक्का मुक्की करने की कोशिश करेगा। जल्दी फैसला लो, जल्दी डिसीजन लो। अब बुद्धि कैसे रिएक्ट करती है, कैसे एक्ट और रिएक्ट करती है, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि वो मंगल के हिसाब से रिएक्ट करे। ठीक है? अब जब वो बुद्धि मंगल के हिसाब से रिएक्ट नहीं करेगी, बुद्धि तो बुद्धि है, बुद्धि तो जब सोचेगी तब फैसला लेगी। लेकिन हम आपको बोल रहे हैं कि नहीं, 1 सेकंड में फैसला लो, 2 सेकंड में फैसला लो, 5 सेकंड में ये बड़ा फैसला लो, तो क्या होगा? तो चीजें गड़बड़ाएंगी, आपके रिश्ते गड़बड़ाएंगे, चीजों को लेकर आप सही फैसला नहीं ले पाएंगे, इनडिसिसिव माइंड के होंगे, चीजों को लेकर इनडिसिसिव माइंड के हो जाएंगे। डिसीजन बहुत सोचा समझा नहीं होगा। पता चला कि डिसीजन ले लिए और बाद में उस पर सोच रहे हैं, बाद में उस पर पुनर्विचार कर रहे हैं, लेकिन घाटा जो होना था, नुकसान जो होना था, वो हो गया। अब राहु अगर बैठेगा तो क्या करेगा? शनि बैठेंगे तो क्या करेंगे? उसके पहले शनि पे आते हैं। शनि बैठेंगे तो क्या करेंगे? शनि मंद चलते हैं। शनि मंद चलते हैं तो बुध को भी धीमा कर देंगे। आराम से सोचेगा, देर से सोचेगा, ज्यादा समय लेकर सोचेगा। उस ज्यादा समय में कई बार ऐसा हो सकता है कि सोचते सोचते में ही समय निकल गया, आप सोचते ही रह गए और फॉर्म भरने का टाइम निकल गया, जो मौका आया था वो हाथ से चला गया। तो शनि ने क्या किया? आपकी बुद्धि को मंदगामी बना दिया। सूर्य ने मंगल ने क्या किया? मंगल ने तीव्रगामी बना दिया। मंगल ने उसको तेज चलने वाला बना दिया, शनि ने धीरे चलने वाला बना दिया। मंगल ने आपको गुस्सा दे दिया, शनि ने आपको अतिरिक्त दुख की ओर ले गया। शनि क्या है? शनि व्याधिकारक है। शनि व्याधिकारक है। यहां बैठकर शनि क्या करेगा? शनि आप में व्याधि लाने की कोशिश करेगा, आप में दुख लाने की कोशिश करेगा। यहां का कारक कौन है? फर्स्ट हाउस का। फर्स्ट हाउस का कारक सूर्य है। फर्स्ट हाउस का कारक सूर्य है। सूर्य क्या चाहता है? कि आप स्वस्थ रहें। सूर्य आपकी लॉन्जिविटी को बताता है, सूर्य आपकी स्वस्थता को बताता है, आपके स्वास्थ्य को बताता है। तो शनि बैठ गए। शनि यहाँ क्या होते हैं? शनि यहाँ
मरण कारक स्थान में आ जाते हैं। ठीक है, ये हाउस आपको दे रहा है, ये हाउस आपको लॉन्जिविटी दे रहा है, ये हाउस आपको स्वास्थ्य दे रहा है। जितना कहेंगे आपकी लॉन्जिविटी उतनी ज्यादा होगी। सूर्य स्वास्थ्य दे रहे हैं, सूर्य आपको चाह रहे हैं कि आप प्रकाशित रहें, शनि चाह रहे हैं कि आप अंधकार में चले जाएं, सूर्य चाह रहे हैं कि आपका मन खिला रहे। जैसे सूर्योदय के साथ पूरी सृष्टि जग जाती है, आप भी जग जाएं। शनि अंधकार के प्रतीक है, शनि चाह रहे हैं कि आप सो जाएं, सूर्यास्त हो जाए। तो इसलिए यहां शनि मरणासन है और शनि बैठकर यहां इन निगेटिव चीजों को क्रिएट करेंगे। अब राहु क्या करेगा? राहु की गति सर्पीली गति कही गई है, सांप के समान। जैसे सांप की गति को आप नहीं भाप सकते हैं कि अगले सेकंड सांप इधर जाएगा या इधर जाएगा, उसी तरह राहु की गति को समझना बहुत मुश्किल है। राहु क्या कहता है? राहु परंपरा को तोड़ने वाला प्लैनेट है। राहु को अगर एक लाइन में डिफाइन करना हो तो राहु परंपरा को तोड़ने वाला प्लैनेट है। इसलिए सीमाओं का उल्लंघन करने वाला प्लैनेट है। सीमा किसी तरह की भी हो सकती है। देश की सीमा हो तो विदेश जाने के लिए सबसे बड़ा प्लैनेट राहु है, राहु को देखा जाता है। ठीक है, ये परंपराओं को तोड़ता है। परंपराओं को तोड़ने का मतलब कि आपके परिवार में, आपके समाज में जो परंपराएं चली आ रही हैं, आपके समाज में, आपके परिवार में जो परंपराएं चली आ रही हैं, उसको ये तोड़ने का काम करता है। उसको ये तोड़ने का काम करता है। तो राहु क्या करेगा यहां पर? राहु आपके सोच को, आपकी बुद्धि को, राहु आपके सोच को, आपकी बुद्धि को वही डायरेक्शन देगा। जहां आप घर छोड़कर जाने की कोशिश कीजिए, घर की अगर एक परंपरा बनी हुई है, मान लीजिए एक पढ़ाई लिखाई की परंपरा है, शादी ब्याह की परंपरा है, पूजा पाठ की परंपरा है, तो आप उसको ब्रेक कीजिए। आप दूसरे जाति के साथ, दूसरे धर्म के साथ उठिए बैठिए, मिलिए। आप विदेश की ओर, विदेशी संस्कृति की ओर आप प्रवृत्त होइए। राहु यहां बैठकर आपकी बुद्धि में इन सब बातों को भरेंगे। प्लस not only the negative points, Rahu is a planet of planning also. राहु प्लानिंग का भी प्लैनेट है, राहु आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का भी प्लैनेट है। बल्कि राहु ही आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का प्लैनेट है, क्योंकि वही परंपराओं को तोड़ रहा है, वही सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग मतलब जहां आप पहले से चली आ रही परंपराओं को, जहां आप पहले से बंधी बंधाई सीमा को तोड़ने का काम करते हैं, वही राहु है। तो यहां बैठा राहु अगर शुभ प्रभाव में है, आपको आएगा, आपको एक अच्छी सोच वाला बनाएगा। लेकिन ये याद रखने की जरूरत, कितनी अच्छा क्यों ना हो, नैसर्गिक गुण वो कभी नहीं छोड़ता है। नैसर्गिक गुण वो कभी नहीं छोड़ता है।
अब केतु क्या करेगा यहां? अब केतु क्या करेगा यहां? केतु के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि ये एक्सट्रीमिस्ट प्लैनेट है। ये केतु एक्सट्रीमिस्ट प्लैनेट है। एक्सट्रीमिस्ट प्लैनेट मतलब जो किसी एक्सट्रीम पे जाने वाला प्लैनेट है। ये लोगों से काटने वाला प्लैनेट है। अब दो ही लोग से कटते हैं, या तो जो सन्यासी हो जाते हैं या जो आतंकी हो जाते हैं। या तो जो सन्यासी हो जाते हैं या तो जो आतंकी हो जाते हैं। दोनों को समाज से कोई लेना देना नहीं है। दोनों समाज को त्याग देते हैं, दोनों समाज को छोड़ देते हैं, दोनों को समाज से लेना देना नहीं है। तो यहां बैठा केतु आपको आध्यात्मिक प्रवृत्ति का बना सकता है, पूजा पाठ वाला बना सकता है, या आध्यात्मिक प्रवृत्ति का बना सकता है, पूजा पाठ वाला बना सकता है, या निगेटिव फायर केतु में बहुत है, आपको किसी निगेटिव एक्टिविटी की ओर भी ले जा सकता है। इट ऑल डिपेंड्स कि ग्रह में, कुंडली में ओवरऑल इक्वेशन चीजों का, बाकी ग्रहों का कैसा बन रहा है। तो अब यहां पर क्या हुआ? यहां पर हम लोगों ने जो समझने की कोशिश की कि फर्स्ट हाउस जिन चीजों को बता रहा है, फर्स्ट हाउस जिन चीजों को बता रहा है, उस तरह की चीजों को लेकर जो प्लैनेट है वो जब आएगा यहां, तो भाव को भी सपोर्ट मिलेगा और उस प्लैनेट को भी सपोर्ट मिलेगा। प्लैनेट भी अच्छा फील करेगा, प्लैनेट अपने आप को सही ढंग से मैनिफेस्ट कर पाएगा। प्लैनेट अपने आप को सही ढंग से मैनिफेस्ट कर पाएगा। लेकिन भाव कुछ और कह रहा है, भाव कुछ और कह रहा है, और प्लैनेट किसी और चीजों को देने के लिए बैठा है। वो जब आएगा तो ना भाव कंफर्टेबल होगा और ना वो प्लैनेट अपने आप को कंफर्टेबल फील करेगा। ठीक है? तो इस तरीके से हम लोगों ने आज इसमें क्या जाना कि किसी हाउस में कोई प्लैनेट, किसी हाउस में कोई प्लैनेट बैठा, किसी हाउस में कोई प्लैनेट बैठा तो क्या हुआ। अब सेकेंड हाउस की हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग सेकेंड हाउस की बात करते हैं। सेकेंड हाउस से भी बहुत सारी चीजें आती हैं। सेकेंड हाउस का मेन कारक क्या है? मेन कारक जुपिटर है। मत करो ऐसे, या तो शांति से रहो या चले जाओ। सेकेंड हाउस का मेन कारक जुपिटर है। सेकेंड हाउस क्या है? सेकेंड हाउस से बहुत सारी चीजें हैं। अभी हम लोग वाणी को लेते हैं। वाणी को, अब वाणी कैसी चाहिए? वाणी भी अच्छी चाहिए, मीठी चाहिए, मृदु चाहिए। वाणी किस किस तरह की होती है? आप ऐसी बात किसी को बोल सकते हैं जो कि व्यंग वाली हो, ऐसी बात किसी को बोलते हैं कि दिल में चुभ जाए, ऐसी बात किसी को लड़ाई हो जाए, किसी को बोल सकते हैं वो आपका कायल हो जाए, ऐसी बात किसी को बोल सकते हैं कि भाई वो आपके लिए मर मिटने को तैयार हो जाए। आप ऐसी बात किसी को बोल सकते हैं कि वो आपको मारने को तैयार हो जाए। अपेक्षा क्या है? कि अपेक्षा यही है कि भाई वाणी पॉजिटिव होनी चाहिए, अच्छी हो। तो यहाँ कौन से ग्रह अच्छा काम करेंगे? यहाँ अच्छा काम करेंगे, अशुभ ग्रह अच्छा काम नहीं करेंगे। शुक्र आएगा तो क्या होगा? शुक्र डिसेंसी का प्लैनेट है, शुक्र डिसेंसी का प्लैनेट है, शुक्र पोलाइटनेस का प्लैनेट है, शुक्र मृदुता का प्लैनेट है। तो व्यक्ति अच्छे से बोलेगा, मीठी बात बोलेगा, ठीक है, मीठा वचन बोलेगा। सर हमेशा एक बात बोलते हैं, मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है और तीखा बोलने
वाले का गुड़, कड़वा बोलने वाले का गुड़ भी नहीं बिकता है और बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। तो यही चीज हमको सेकंड हाउस में चाहिए वाणी के लिहाज से। तो शुक्र आएगा, अच्छा बोलेगा। चंद्रमा आएगा, वो भी क्या करेगा? चलेगा, वो भी क्या करेगा? पीयूष जी, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे, उसमें बात करेंगे। चंद्रमा जहां जाया करता है उसको ब्यूटिफाई करता है, शुक्र जहां जाता है उसको ग्लोरियस बनाता है, उसमें ओज भरता है। चंद्रमा क्या करता है? सुंदरता भरता है। चंद्रमा चीजों को ब्यूटिफाई करता है। ठीक है, तो चंद्रमा भी मीठा बोलेगा, ऐसा बोलेगा कि किसी के दिल में कोई बात चुभे नहीं। सहज बोलो, मीठा बोलो, ये चंद्रमा की फिलॉसफी है। ठीक है, अब बुध आएगा तो क्या करेगा? बुध आएगा तो क्या करेगा? बुध थोड़ा चतुर है, थोड़ा चालाक है। बुध चतुर है, चालाक है। बुध को ज्योतिष में, खासकर लाल किताब में, तोता कहा गया है। बुध की तुलना तोते से की गई है। तोता मतलब आपने उसको कुछ बोला और तोता सीख लेता है। राम राम वो सीख लेता है, इट डजंट नो द मीनिंग ऑफ राम राम। वो क्यों बोल रहा है नहीं पता, वो क्या बोल रहा है नहीं पता, वो जस्ट रिपीट कर रहा है, कॉपी पेस्ट। बुध को ज्योतिष में कॉपी पेस्ट भी बोला जाता है। बुध को ज्योतिष में कॉपी पेस्ट भी बोला जाता है। बुद्धि हमारी डेटा को फीड करती है, बुद्धि हमारी डेटा को फीड करती है और एनालाइज करती है। ठीक है, तो बुध आएगा, यहां पे क्या होगा? बुध चतुर होगा, चालाक होगा। वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, वो परिस्थिति के हिसाब से बोलेगा, वो परिस्थिति के हिसाब से बोलने में माहिर होता है। वो क्या बोलते हैं, बटरिंग वाली भाषा बोलता है। वो बटरिंग वाली भाषा, चापलूसी वाली भाषा बोलता है ना। और कई बार कॉपी पेस्ट के चक्कर में वो विकट परिस्थितियों में भी फंस जाता है। कई बार कॉपी पेस्ट के चक्कर में, बिना समझे कुछ बोलने के चक्कर में, विकट परिस्थितियों में भी फंस जाता है। सूर्य आएगा तो क्या होगा? सूर्य आएंगे तो क्या होगा? सूर्य राजा है, सूर्य को जो सच लगेगा वो बोलेंगे, उनको किसी का डर नहीं है। मतलब व्यक्ति स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, मतलब व्यक्ति स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। अच्छी बात लगी, अच्छा है। बात अच्छी नहीं लगी तो सीधा बोलेगा अच्छा। बात अच्छी नहीं लगी तो सीधा बोलेगा कि अच्छा नहीं है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। जिसके चलते कई बार लग सकता है कि ये व्यक्ति कटुभाषी, ये व्यक्ति कटुभाषी है, ये तो मुंह पे ही बोल देता है, लेकिन वस्तुतः वो कटुभाषी नहीं होता, वो खरा खरा बोलने वाला होता है। सामने में भले ही लोग किसी को खराब लगे, लेकिन धीरे धीरे उसकी एक पहचान बनने लगती है कि नहीं भाई, ये आदमी बोलता भले ही कटु हो लेकिन बोलता सही है, ये आदमी भले ही कटु बोलता है लेकिन बोलता सही है। ठीक है, अब यहां पर मंगल आएंगे तो क्या होगा? यहां पर मंगल आएंगे तो क्या होगा? मंगल क्या करेगा? मंगल लोगों को तीखा बोलने वाला बनाएगा। मंगल लोगों को ऐसा बोलने वाला बनाएगा कि लोगों को बात चुभे,
लोगों को बात चुभे, ये जबरदस्ती, मतलब अगर कोई काम होने वाला भी हो, कोई काम आसानी से हो रहा हो, तो भी ये बोलेगा कि भाई इस काम को समय पे कर देना, नहीं तो देख लेना। ये धमकी वाला भाषा बोलने वाला बनाएगा, ये धमकी वाली भाषा बोलने वाला बनाएगा। ठीक है, तो अब राहु आएंगे तो क्या होगा? राहु को बहुरूपिया बोला जाता है। राहु को बहुरूपिया बोला जाता है। जब यहां पर राहु आएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कभी कभी वो आदमी मंगल की तरह बोलेगा, कभी वो आदमी शुक्र की तरह बोलेगा मीठा। ठीक है, हो सकता है आपके सामने आपकी बहुत तारीफ करे और पीठ पीछे ही गाली बकना शुरू कर दे। तारीफ करेगा तो भयंकर तारीफ करेगा, और गाली भी बकेगा तो फिर कोई लाज लिहाज नहीं रखेगा। केतु आएगा तो केतु भी व्यक्ति को संयत भाषा बोलने वाला बनाएगा। केतु भी व्यक्ति को संयत, केतु बेसिकली अलगाववादी प्लैनेट भी है और संयम का प्लैनेट भी है। केतु संयत भाषा बोलने वाला प्लैनेट है और केतु व्यक्ति को संयत भाषा बोलने वाला बनाएगा। हो सकता है केतु अगर दूसरे मेलिफिक प्लैनेट के साथ हो तो फिर व्यक्ति बहुत कटुभाषी हो जाए। एक शनि छूट गया शायद। शनि क्या करेंगे? शनि व्यक्ति को, शनि दुख के प्लैनेट है, इसको हमेशा अंडरलाइन करके रखना है। शनि दुख के प्लैनेट है, ये हमेशा शनि दुख के प्लैनेट हैं। ये व्यक्ति को, शनि दुख के प्लैनेट हैं, ये व्यक्ति को दुखी करने वाली बात बोलेंगे, खुद भी दुखी रहेंगे और ऐसी चुभने वाली बात बोलेंगे कि सामने वाला व्यक्ति भी दुखी होगा। तो वो भाषा यूजुअली व्यंग की भाषा होती है। किसी को डांट कर आप उतना दुखी नहीं कर सकते हैं जितना आप व्यंग के माध्यम से दुखी कर सकते हैं। इसलिए पेपर में, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में एक कार्टून जितना असरदार होता है, एक छोटा सा कार्टून जितना असरदार होता है, उतना पूरा का पूरा लेख या पूरा का पूरा किसी का भाषण असरदार नहीं होता है। इसलिए एक छोटे से कार्टून पर देश विदेश में हंगामा मच जाता है, एक छोटे से पोस्टर पर देश विदेश में हंगामा मच जाता है, क्योंकि उसमें व्यंग की भाषा अपनाई गई होती है, उसमें व्यंग की भाषा अपनाई गई होती है। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन लेते हैं। प्लैनेट हम लोगों ने समझा दो भावों के माध्यम से कि कोई भी प्लैनेट किसी हाउस में गया तो उस हाउस के अनुरूप वो क्या काम करेगा। नंबर 1, अपने उसका नेचर क्या है और उस हाउस का नेचर क्या है, दोनों को मिलाकर देखना है। अब जैसे मंगल अगर 3rd हाउस में जाएगा तो क्या करेगा? पराक्रम को बढ़ाएगा। ठीक है, 3rd हाउस में पराक्रम को बढ़ाएगा। केतु भी जाएगा, क्या करेगा? पराक्रम ही बनाएगा। सूर्य भी 3rd हाउस में अच्छा होगा, राहु भी 3rd हाउस में अच्छा होगा। जितने मेलिफिक प्लैनेट हैं वो मेलिफिक हाउसेस में आमतौर पर, मैं आमतौर पर इसलिए यूज कर रहा हूं कि अब अगर वो वहां नीच के हो गए तो डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट नहीं होगा, अस्त हो गया तो अच्छा रिजल्ट नहीं होगा। ठीक है, बट एज ए जनरल रूल मेलिफिक प्लैनेट, जो भी मेलिफिक हाउसेस है, मेलिफिक हाउसेस क्या है? त्रिशदाय 3, 6, 11 और दुख स्थान 6, 8, 12, मतलब 3, 6, 8, 11, 12 में अच्छा रिजल्ट देते हैं। वैसे 11th हाउस में
11th हाउस में सारे ही प्लैनेट अच्छा रिजल्ट देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग सवाल लेंगे। एक सर जुपिटर बता देना प्लीज, जुपिटर रह गया सेकंड हाउस का मेरा। सेकेंड हाउस का जुपिटर क्या करेगा? सेकेंड हाउस का जुपिटर बहुत सोच समझ कर, सेकेंड हाउस का जुपिटर, गुरु क्या है? गुरु बहुत गंभीर भाषा बोलते हैं, सोच समझ कर बोलते हैं। गुरु कभी भी वाचाल नहीं होते हैं, अनर्गल बात नहीं करते हैं, बेकार की बात नहीं करते हैं, फालतू बात नहीं करते हैं, तो सोच समझकर बोलते हैं। मतलब हम लोगों ने एक शब्द यूज करते हैं हमेशा, सब लोग किए होंगे, कि इस व्यक्ति की बहुत गुरु गंभीर वाणी है, मैंने बहुत भारी भरकम सोची समझी हुई अच्छी नपे तुले शब्दों वाली वाणी है। गुरु को अपने इमेज का बहुत ध्यान रहता है। गुरु को अपने इमेज का बहुत ध्यान रहता है। अगर वो बोलेंगे, जब पता है चीजें तो बोलेंगे, फिर उसका इन एंड आउट बोलेंगे, नहीं पता है तो वो चुप रहेंगे, बेकार के बहस में नहीं पड़ेंगे, बोलेंगे तो काम की बात बोलेंगे, लोगों को गाइड करने की बात बोलेंगे। ठीक है, हाँ पूजा जी, आप लोग वीडियो पे आ जाइए तो अच्छा लगेगा। सर ये जो पीडीएफ अभी शुरू में शेयर किया था, प्लीज ये पूरा एक बार शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग ही यही चीज है कि ग्रह किस स्थिति में है। और मैं बिल्कुल शेयर कर दूंगा, लेकिन मैं अगले संडे को मैं फ्राइडे को करूंगा, इसलिए कि मैं ये चाहता हूं कि आज की रिकॉर्डिंग के बाद आप लोग अपना नोट्स बनाएं, और आप लोग सब लोग जो नोट्स बनाए ग्रुप में शेयर करें, सब लोग उससे लाभान्वित होंगे। ठीक है, मैं उसके बाद शेयर कर दूंगा। सर इसके मैंने भी जो नोट्स बनाए, मैंने गुरुजी से पढ़ा, उसको मैं क्लास नोट्स लेता था, बाद में मैं रिकॉर्डिंग सुनता था, मैंने उसको बार बार पढ़ा। नोट्स जब आप खुद से लिखते हैं तो वो उसमें से बहुत सारी चीजें आपकी अपनी हो जाती हैं, नंबर 1। ठीक है, उसमें से बहुत सारी चीजें आपकी अपनी हो जाती हैं। मैं नोट शेयर कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अभी मैं करूंगा कोई फायदा नहीं है। हो सकता है कई लोग प्रिंट आउट भी नहीं निकालें और वो व्हाट्सएप में ही पड़ा रह जाए। आप लोग जब अपना नोट्स बनाइए, आप लोग जो लोग नोट्स बनाते हैं, जैसा भी बनाते हैं, ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने विचार उसमें लिखिए, सब लोग एक दूसरे से लाभान्वित होंगे। ठीक है, कोई एक आदमी अगर उसको कंपाइल करने का काम कर ले, सबसे अच्छा। अगर कोई कंप्यूटर पे लिखता है सारे लोग, तो उसका वर्ड फाइल शेयर करें, एक जगह कंपाइल हो जाए, एक बहुत सुंदर नोट्स बन जाएगा, जो कि सारे ग्रुप के लिए बहुत अच्छा होगा और हमेशा के लिए सबके पास प्रिजर्व हो जाएगा। इट्स लाइक प्रिजर्वेशन नंबर 1। नंबर 2, इट्स लाइक प्रिजर्वेशन नंबर 1। नंबर 2, कि जब आप पढ़ते हैं तो आपकी एक इंद्री, जब आप रीड कर रहे हैं तो आपकी एक इंद्री काम करती है, सिर्फ आंख काम करता है। जब आप नोट्स बनाते हैं तो आपका हाथ भी काम करता है, आपका आंख भी काम करता है, और जब आप नोट्स बनाने में आप लाइन सोचते हैं, वर्ड को आप सोचते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन सोचते हैं, तो दिमाग ज्यादा प्रोसेस करता है चीजों को, तो वो ज्यादा अंदर तक समाहित होता है। इसके अलावा जब हम नोट्स बनाते हैं तो गुरुजी ने बताया कि आप अपने बुद्ध को एक्टिव कर रहे होते हैं। जब हम लिखते हैं, जब हम नोट्स बनाते हैं, तो हम अपने बुद्ध को एक्टिव करते हैं। जब हम ज्ञान की बात पढ़ते हैं, ज्ञान की बात लिखते हैं, तो हम अपने गुरु को एक्टिव करते हैं। तो जब हम नोट्स बना रहे होते हैं तो हम अपने बुद्ध को, अपने गुरु को, दोनों को एक्टिव करते हैं।
तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप लोगों को आज नोट्स देके बुध को और गुरु को एक्टिव करने से रोकें। मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने बुध को और गुरु को एक्टिव करें, ठीक है? मुझे नोट्स देने में कोई आपत्ति नहीं है। जी सर। सर इसके अलावा आपने बताया कि 11th हाउस में कोई भी ग्रह बैठ जाए वो अच्छा ही होता है। कुंभ लगन में सूर्य फंक्शनल मेलेफिक हो गए, अगर हाँ। वो भी 11th हाउस में बैठेंगे तो वो अच्छे होंगे? सूर्य 11th हाउस में कोई भी प्लैनेट अच्छा क्यों होता है? वो लाभ भाव है इसलिए। वो लाभ भाव है इसलिए। वहां जाकर हर प्लैनेट कुछ ना कुछ देने की कोशिश करता है, ठीक है? अब कुंभ लगन में सूर्य किस भाव का स्वामी हुआ? 7th का। 7th का स्वामी हुआ, अपने से कहां गया देखिए? पंचम गया सर। अपने से पंचम गया। तो जब अपने से पंचम गया तो उसको त्रिकोण की शक्ति मिली, ठीक है? मेलिफिसेंस उसका रहेगा। मारकत्व और बाधक, मारक होना और बाधक होना वो एक चीज है, वो कब काम करता है वो इंटायरली डिफरेंट चीज है। लेकिन वो लगन का लॉर्ड तो है, वो सॉरी केंद्र का लॉर्ड तो है जी। उसको केंद्र का बल तो मिला हुआ है और अपने से त्रिकोण में गया है। केंद्र का स्वामी है और अपने से त्रिकोण में गया है जी। ठीक है? तो वो डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट, अच्छा रोल प्ले करेगा। क्योंकि मुझे यही कंफ्यूजन है सर कि यहाँ पर सन अच्छा है या नहीं है, क्योंकि उसके साथ अगर बुध बैठ गया तो वो भी वैसे ही एक्ट करेगा जैसा सन होगा। बुध क्यों एक्ट करेगा? बुध अपना एक्ट करेगा सर, क्योंकि बुध जिसके साथ बैठता है वैसे ही एक्ट करता है ना। ठीक है, लेकिन बुध जिसके साथ बैठता है वैसे ही एक्ट करता है, लेकिन बुध जो है अपना रोल भी तो प्ले करेगा। अधिकांश कुंडली में चूंकि बुध 33% कुंडली अगर हम लोग मान लें तो बुध सन के साथ रहेगा जी। ठीक है? हाँ इसलिए कि या तो बुध सन के एक तरफ जाएगा या दूसरे तरफ जाएगा जी। ठीक है? सन के एक तरफ जाएगा या दूसरे तरफ जाएगा या सन के साथ रहेगा। तो 33% कुंडली ऐसी होगी जिसमें बुध और सूर्य एक साथ होंगे। तो क्या ऐसी कुंडली में 33% कुंडली में बुध का कोई रोल ही नहीं होगा? बुध अच्छा रोल प्ले करेगा या खराब रोल प्ले करेगा, जिसके साथ बैठेगा। सही बात है। अब सूर्य किस राशि में गया ये बताइए? 9 नंबर। सूर्य 11th हाउस में किस राशि में गया? धनु राशि में गया। हाँ जी। अपने मित्र की राशि में गया ठीक है? सूर्य धनु राशि में गया, अपने मित्र की राशि में गया, अपने से त्रिकोण गया। बुध भी सर इसके अंदर फंक्शनल बेनिफिक है। फंक्शनल बेनिफिक है तो कुल मिला के क्या होगा? कुल मिला के रिजल्ट अच्छे आएंगे। ओके सर। ठीक है? हाँ पीयूष जी, आपका सर, मैं सवाल है शायद कि हाँ, अगर सर। कोई प्लैनेट ना बैठा हो तो क्या होगा? यहाँ सर राशि हो तो क्या होगा? तो कोई प्लैनेट ना बैठा हो ऐसी तो स्थिति आएगी। अगर हर प्लैनेट एक एक हाउस में भी बैठा हो तो भी 9 ही हाउस को कवर करेगा। यस सर। 3 हाउस तो फिर भी खाली रहना ही रहना है किसी भी कीमत पर, है ना? यस सर। तो ऐसी स्थिति में हम उस हाउस के लॉर्ड को देखेंगे, उस हाउस के लॉर्ड को देखेंगे। कोई ग्रह बैठा है तो भी हम उस हाउस के लॉर्ड को देखेंगे। लेकिन अब मान लीजिए जैसे कि सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस का मालिक मान लीजिए सेकंड हाउस में फॉर एग्जांपल मेष राशि है और मंगल सपोज कीजिए 4th हाउस में चला गया ठीक है? वहां के शनि ग्रह बैठ गया ठीक है? तो अब घर किसका है? घर मंगल का है। घर किसका है? घर मंगल का है। अब में और आपके घर में किराएदार बन के हम चले आए तो आपके घर में अब ज्यादा किसकी चलेगी? आपकी चलेगी या मेरी चलेगी?
आपके घर में अगर नल बंद करना है या नहीं करना है, नल टूट गया तो ठीक कराना है या नहीं कराना है, ठीक है, इसमें किसकी चलेगी? आपकी चलेगी या मेरी चलेगी? मेरी चलेगी। घर में सुबह शाम झाड़ू लगाना है या 10 दिन पे झाड़ू लगाना है, ये मैं ही तय करूंगा, आप तो तय करेंगे नहीं, ठीक है। तो सर्टेन चीज में वहां बैठे ग्रह इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन अगर उस घर में कोई तोड़ फोड़ करनी है, अगर उस घर में 2 रूम को मिलाकर एक बड़ा रूम बनाना है, ठीक है, तो वो डिसीजन मैं नहीं ले सकता हूं। वो डिसीजन कौन लेगा? आप लेंगे। मुझे आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी, है ना, चूंकि घर के मालिक आप हैं। तो कई स्थितियों में दोनों चीजों को देखने की जरूरत होती है, ठीक है। कुछ सिचुएशन में सर उस घर जो लॉ है वो इम्पोर्टेंट, आपकी आवाज कट इम्पोर्टेंट होगा। आपकी आवाज कट गई, दोबारा बताएं सर। मतलब कुछ केसेस में मतलब जो वहाँ का लॉर्ड हाउस वो इम्पोर्टेंट था, फिर जो ग्रह बैठा है वो होता है, या सर अगर हम कहें तो ग्रह बैठा है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। दोनों के मिक्स रिजल्ट आते हैं, दोनों के मिक्स रिजल्ट आते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट होता है। प्लस वहां का कारक जो है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। कारक की बात हम लोगों ने शुरू में ही की कि भाई कारक ही तो उस वहां के चीजों को लेकर आएगा बाजार से, वही तो निकाल के देगा, ठीक है। सर हाँ, तो फिर ये लगन में जो ग्रह बैठे हैं कभी बाद में डिस्कस करेंगे। इट्स लाइक जैसे आपने लगन में अभी तो हम लोगों ने शनि- डिस्कस किया कि लगन में हाँ, तो शनि और बुध बैठे हैं और वृश्चिक लगन की है और मंगल बैठा है 12वें में। मंगल बैठा है 12वें में, ठीक है। तो शनि और बुध बैठे हैं लगन में। इसको हम लोग कल की क्लास पहले ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। थैंक यू। आती हैं तो प्रीमैच्योर होने लगती हैं, फिर उसका कोई फायदा नहीं, यस सर, है ना। वो कंफ्यूजिंग हो जाती हैं, मेरे लिए भी कंफ्यूजिंग हो जाता है, आप लोगों के लिए भी कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने ये समझा कि भाई किसी हाउस में कोई प्लैनेट बैठा तो कैसे, क्यों वहां पर बैठ के वो करेगा क्या, है ना। कल हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। आप सब लोगों से आग्रह है कि नोट्स जरूर बनाएं और ग्रुप में जरूर शेयर करें, ठीक है। आप सबको प्रणाम और व्हाट्सएप पे जरूर रिएक्शन दें। थैंक यू सर। थैंक यू सर। कल 10 बजे मिलते हैं।